बेटा इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने न्यूक्लियस तक का पोर्शन सारा डील कर लिया था, है ना। अब जो हमारे पास एनसीईआरटी के आगे का पोर्शन वो कौन सा है, साइटोप्लाज्म से। और उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सा बेटा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में एक बेसिक डिफरेंस ही बजानेंगे। बेसिक एक क्या सारा स्ट्रक्चर डिटेल में जान लेंगे, है ना। उससे पहले न्यूक्लियस की एक आखिरी लाइन थी जिसको मैंने अच्छे से उस टाइम एक्सप्लेन नहीं किया था, जल्दी में लास्ट क्लास जल्दी हो गई थी। और हाँ एक चीज़ और थी, मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया प्रोटिस्टा में आता है, बताया ना बैक्टीरिया का जो ग्रुप है वो प्रोटिस्टा में आता है। प्लीज इसे करेक्ट कर लेना, वो मोनेरा था। बैक्टीरिया किस किंगडम में आएगा, मोनेरा, ना कि प्रोटिस्टा। मैंने शायद आप लोगों को प्रोटिस्टा लिखवा दिया था, ठीक है। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया किसके अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे चलें, आगे हमारे पास न्यूक्लियस की जो आखिरी लाइन है एनसीईआरटी की, वो हमारे पास कहते हैं कि जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स यानी कि बेसिकली बैक्टीरिया की हम लोग बात करने जा रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया के हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट होंगे, बेसिकली इनके पास भी ग्रीन पिगमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, तो इनके पास क्या बना रहता है, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं बेटा, इनके क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। कैसे रहते हैं, वेसिकल्स आर प्रेजेंट। क्या रहते हैं इनमें, वेसिकल, कुछ बैग लाइक ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं। लेकिन वेसिकल्स आर फाउंड इन केस ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। हाँ वेसिकल्स, हाँ वैक्यूल अलग है, वेसिकल्स होता है मेम्ब्रेन बाउंड, ऐसे लगते हैं कि बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब आपको ये तो पता ही है कि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता ही नहीं था, तो ये भी स्कैटर्ड से ही रहते हैं, बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं होते हैं इसमें। और जो यूकैरियोट का फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है क्लोरोप्लास्ट, उसमें हमारे पास क्या होते हैं बेटा, पूरा का पूरा प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पूरा प्लास्टिड होता है। ये किसी केस में, यूकैरियोट के केस में। लेकिन प्रोकैरियोट के केस में प्लास्टिड नहीं होता है, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिड दे हैव वेसिकल्स। और ये भी सिर्फ और सिर्फ किसमें, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये हमारे पास लास्ट का स्ट्रक्चर था। अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियस के बाहर। देखो बेटा, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर डायग्राम दो बना के रखे हुए हैं। कौन कौन सा, एक प्लांट सेल का और एक एनिमल सेल का, राइट। सबसे पहले हम लोग प्लांट सेल को जान लेते हैं और एक एनिमल सेल को जानते हैं। मैंने लेबलिंग जानबूझ के इसलिए नहीं करी थी कि मैं आप लोगों को एक एक चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी और आप लोगों को समझाते हुए मैं लेबलिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं प्लांट सेल की लेबलिंग करूँगा। प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट वॉल है, जो मैंने ग्रीन कलर से डिमार्क कर रखी है, अलग डिफ्रेंशिएट कर रखी है, ये जो मेरे पास है, ये लेयर कौन सी है बेटा, मेरे पास सेल वॉल, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। सेल वॉल के बाद जो अंदर की रीजन है, जो आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का सा रेड रेड मैंने कर रखा है, वो जो रेड वाला जोन है, ये वाला इसके अंदर का, ये कौन सी आएगी बेटा, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये वाली जो लेयर है अंदर रेड वाली, इट इज द सेल मेम्ब्रेन। देखो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इसका एक इस स्ट्रक्चर ने ले रखा है। प्लांट सेल में ज्यादातर ये देखा जाता है, इवन कुछ प्लांट सेल में तो ये भी पाया गया है कि 90% ऑफ द स्पेस पूरा कौन ले लेता है, वैक्यूल ले लेता है। तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा मेरे पास, ये किसका आने वाला है, मेरा वैक्यूल का आने वाला है। समझ में आया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब आपको अलग अलग स्ट्रक्चर हमारे पास दिख रहे होंगे और इन स्ट्रक्चर को एक एक करके हम लोग अब समझते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, मैं सेंटर पे आ जाता हूँ। ये सेंटर वाला स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास क्या है, इसका न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था, कई बच्चे क्या करते हैं ना, इसको न्यूक्लियस करते हैं, नहीं, हम लोगों ने न्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ा था। न्यूक्लियस के अंदर भी एक और पोर्शन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर का ये वाला जो पोर्शन है, मैं इसको यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, न्यूक्लियोलस। क्लियर है। देखो न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय अ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, अब बेसिकली इसके डबल लेयर ट्रिपल लेयर हो, जब मैं तुम्हें न्यूक्लियस बार समझाया था, मैं तुम्हें बता चुका था, राइट। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास ये सेल सामने सामने समझ आ रहा है, यूकैरियोटिक सेल है, कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ना। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। अब एक चीज जो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगती है और बच्चे कंफ्यूज होते भी हैं, वो है हमारे पास किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा।
एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूंगा, अभी मैं आप लोगों को स्पेसिफिक फंक्शन किसी चीज का नहीं बता रहा, मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रहा हूं कौन क्या है। फंक्शन सारा मैं आपको पूरा डिटेल, जैसे एनसीईआरटी देती है ना एक फंक्शन करके, हम लोग भी पूरा उसी तरीके से डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सब ऑर्गेनेल्स के बारे में जान लें कि चीजें क्या हैं कैसी हैं, ठीक है। अब यहां तक तो हम लोग ये चीज पढ़ ही चुके थे, ध्यान से देखेंगे तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अब जो है मुझे वैक्यूल से पहले एक चीज बताई थी, मैं वापस आ जाता हूं कि ये सारी चीजें अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक्चुअल में जितने भी जो चीज आपको बाकी दिख रहे हैं ये सब एक एरेना में है, एरेना मतलब एक एरिया में है, और उस एरिया का नाम जो ये आपको पूरा व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, जो बोर्ड का बैकग्राउंड है, ये जो पूरा बैकग्राउंड है ये क्या है इसका, सेल का साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, which is the main arena for cellular activity। देखो चाहे ये हमारे पास प्लांट के लिए हो या एनिमल के लिए हो, बात सेम ही आएगी, कोई अंतर नहीं आएगा। साइटोप्लाज्म इज द मेन साइट फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, यानी कि जितनी भी सेल की मेजर एक्टिविटीज होंगी वो कौन होंगी, कौन करेंगी, सारी साइटोप्लाज्म करेंगी, नहीं साइटोप्लाज्म में होंगी, राइट। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म में डिफरेंट चीजें क्या हैं, कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। देखो बेटा, जब मैंने आप लोगों को एक सेल को स्लाइड में रखना सिखाया था, मैंने बताया था ना किस तरीके से रखते हैं, तो आप लोगों के पास एक ह्यूमन का चीक सेल था, एक अनियन सेल था। उसमें आप लोगों ने स्कूलों में भी दिखाया गया होगा, डेंसली स्टेन तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन एक जगह न्यूक्लियस के आसपास ऐसी भी रहती है जो बहुत ज़्यादा स्टेन नहीं लेती है। वो जो बहुत लाइटली स्टेन रहती हैं चीज़ें, वो एक्चुअल में जो पूरा एरिया है जो बिल्कुल लाइट स्टेन रहता है, वो किसका होता है, हमारे पास साइटोप्लाज्म। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन वो ज़्यादा स्टेन क्यों नहीं लेती बेटा? साइटोप्लाज्म में एक्चुअली, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसने पूछा है कि सर साइटोप्लाज्म ज़्यादा स्टेन क्यों नहीं लेता है। एक्चुअल में यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, इट इज मेड अप ऑफ अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, और साइटोप्लाज्म में जो हमारे पास फ्लूइड है वो जेल भी होता है। अब वो जेल जो है, जो हम स्टेन डालते हैं, चाहे सैफरन डाले वो डाले, आपको हर एक जेल की बेटा, हर एक फ्लूइड की अपनी एक प्रॉपर्टी है, किसी चीज़ को रिटेन करता है, किसी चीज़ को लूजली छोड़ देता है। तो ये जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है प्लांट और एनिमल सेल का, जो हम स्टेन डालते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाता है, उनको आराम से लूज करता है। जितना वो रिटेन कर पाता है उसका लाइट कलर आपको दिख जाता है, जो कि हमें बताया था कि हाँ ये साइटोप्लाज्म है, लेकिन वो डिफरेंशिएट करने के लिए काफी है। क्लियर है? कोई डाउट बेटा? और कोई डाउट किसी को? क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। साइटोप्लाज्म में हमारे पास बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रहते हैं। देखो ये चीज हमारे यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से अलग भी बनाते हैं। कैसे? जो हमारे पास हमारा यूकैरियोटिक सेल है, दे पजेस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं थे। अब ये चीज जानते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं क्या, ठीक है। देखो ये जितने भी स्ट्रक्चर आपको अलग अलग दिख रहे हैं, ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी कि इनके ऊपर क्या है, हमारे पास कोई ना कोई मेम्ब्रेन बनी हुई है। हालांकि कुछ चीजें हैं अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, पर जो मेन चीज़ है उनमें सब में हमारे पास क्या आने वाली है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर ये जो है पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कैसे, क्या फंक्शन करता है, यहाँ पर बताऊं या फिर इंट्रोडक्शन करा के आगे डिटेल में अलग बताऊं? बताओ, यहाँ पे इंट्रो करा के अलग से करा दूं या फिर साथ के साथ एक्सप्लेनेशन दूं? बताओ, साथ के साथ, जल्दी बोलो। पहला ऑप्शन था मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन करा दूंगा, फिर एक एक चीज को अलग लेके एक्सप्लेनेशन करूंगा। ऐसे करा दें? ऐसे करा दें, चलो ऐसे कराते हैं, ठीक है। फिर बस यहाँ पर देखो, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास क्या रहने वाला है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या रहेगा बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां पर ध्यान सुनना, क्योंकि मेरे को आगे समझाना है आपको।
ये वाला मैं लिख रहा हूँ SER, इस वाले को क्या लिख रहा हूँ बेटा? यस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ लिख दिया है, ER लिख रहा हूँ मैं, समझ जाना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ये जो है मेरे पास ये कौन सा है? रफ। और दूसरा जो है मेरे पास ये वाला, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्मूथ, S से पूरा लिख देता हूँ स्मूथ। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्लियर है? इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको शू शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये यहाँ पर क्या है बेटा? दे आर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर मेरे पास शू शेप स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आपको छोटे छोटे ब्लैक से डॉट आपको दिख रहे हैं, और बना देते हैं अगर नहीं दिख रहे हैं तो। दिख रहे हैं आप तो? काफी सारे हैं। ये जो छोटी छोटी बॉडीज हैं, ये मेरे पास क्या है? राइबोसोम्स हैं बेटा। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर रेड से कलर के अलग अलग छोटे छोटे मार्क्स और दिख रहे हैं। क्या बेटा? हाँ, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस। अभी आगे सारा कराऊंगा, मैंने बोल दिया, अभी तो बस मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। उसके बाद डिटेल में एक चीज लेके चलूँ, जैसे आपकी विषय। यहाँ पर मेरे पास ये क्या है बेटा? रेड वाला जो है ये लाइसोसोम है। क्या है बेटा? लाइसोसोम। और ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है, ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है, ये आपके लिए शायद एनसीईआरटी नहीं है, ये परऑक्सीजोम। क्या है? परऑक्सीजोम। हालांकि प्लांट सेल में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर और होते हैं, जैसे कि स्पेरोसोम, ग्लाइऑक्सीजोम, उनके फंक्शन वो सब चीजें हायर क्लास में मैंने इसलिए बनाई है ना। आपका काम इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं होंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको ये स्ट्रक्चर और दिख रहा है, ये हमारे पास यहाँ बना दूं गोल्जी बॉडी, तो इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पर गोल्जी बॉडी। राइट, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। और एक और चीज जो अभी तक मेंशन नहीं हुई है वो क्या है? ये ग्रीन से कलर के ऐसे थैले में स्ट्रक्चर है जो कि जॉइंट हो रखे हैं ऐसे एक दूसरे से, ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट। क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये किसका है? क्लोरोप्लास्ट का। और कोई स्ट्रक्चर जिसको मैंने टच नहीं किया है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है? वैक्यूल हो गया है, सेल वॉल हो गई है, सेल मेम्ब्रेन हो गई है, न्यूक्लियस हो गया है, न्यूक्लियोलस हो गया है, बाकी तो सारी चीजें हमने करी। तो ये प्लांट सेल का इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं एनिमल सेल के इंट्रोडक्शन पर, फिर मैं सबके फंक्शन आपको अलग अलग से जैसे एनसीईआरटी दे रखा है वैसे लिखता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स हैं अगर पाए भी जाते हैं तो बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं, यानी कि वेरी लार्ज वैक्यूल्स आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स, whereas in case of plant cell a single large vacuole is found। पहला केस। दूसरा स्ट्रक्चर आप लोग अगर ध्यान से देख पाते हैं तो आपको ये जो ऐसे स्ट्रक्चर हैं ये आपको नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे वाले स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं और प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। ये बिल्कुल आप लोगों के सेंट्रियोल्स। ये क्या है आपके पास बेटा? सेंट्रियोल। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी एक चीज को, सेंट्रियोल के आगे पीछे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 2 और रह गए, बना देता हूं आप लोगों को। एक्चुअल में 8 और ये 9, ऐसे 9 सेंट्रियोल के आगे रहते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोलर फाइबर। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रियोलर फाइबर बोलते हैं। हाँ पता है, मुझे नहीं है। और एक्चुअल में सेंट्रियोल कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल सेल का, यानी कि सेंट्रियोल इज नॉट फाउंड इन केस ऑफ प्लांट सेल। यहां तक चीजें क्लियर हैं? अब ये सेंट्रियोल ये भी नहीं है, ये सेंट्रियोलर फाइबर का नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें तो पता ही हमारा एक लेवल अब चल रहा है ना, क्यों टेंशन ले रहा है। और इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम में अरेंजमेंट देखो, कितने सेंट्रियोलर फाइबर हैं? 9। और सेंट्रियोल कितने थे? 2। तो इसका अरेंजमेंट होता है 9+2 अरेंजमेंट। इसलिए कई किताबों में जब आप पढ़ोगे तो 9+2 अरेंजमेंट अगर लिखेगा तो आपको समझना है कि सेंट्रियोल को उसने 9+2 क्यों लिखा है, तो उसका ये अरेंजमेंट बताना चाहता है वो। ठीक है, आगे चलें। आगे बिल्कुल सारी चीजें आप लोगों की सेम है। ये क्या होगा बीच वाला हमारे पास? न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस है बेटा, ब्लू वाला न्यूक्लियस है। ये अंदर वाला और ये वाला जो कर रखा है ये न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म। हाँ, ये बीच का एरिया न्यूक्लियोप्लाज्म
सुनो ध्यान से, न्यूक्लियोलस, ये वाला जो एरिया है इसको मैंने डॉटेड कर दिया, ये क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हम लोग सारी चीजें पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को। उसके बाद ये आउटर जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, डबल मेम्ब्रेन से मैंने पढ़ा दी थी आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वहाँ पे न्यूक्लियर कोर भी होगा। यस, ये न्यूक्लियर कोर आपको छोटे छोटे दिख रखे हैं, ये देखो ये वाले जो कर रखे हैं मैंने, ये यहाँ पर ये दिख रहा है, यस सर। ये न्यूक्लियर कोर है। तो ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये तो मैंने आपको न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बता समय कराया था। यस सर। ये हमारे पास क्या आएगा, न्यूक्लियर कोर। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चीजें हमारी थोड़ी सी ऊपर लेवल की चलती हैं। अब न्यूक्लियस से बाहर आएंगे तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे लगा दूं, ये रहा। ठीक है, जैसे हमारे अभी बताऊंगा, ये रफ है वैसे, पर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस वाले को लगा देता हूँ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कहाँ लगा रखा है, ये रहा, तो ये ऊपर वाला है। अब मैं बताऊंगा अभी क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी बेटा, गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी कहाँ लगा रखी है हमने, यहाँ पर, तो ये गोल्जी बॉडी इस तरह। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास रेड से लाइसोसोम दिखा रखे थे मैंने, तो यहाँ पर भी मैं क्या बोलूंगा, इन्हें लाइसोसोम्स। और इसके अलावा पैरोक्सिसोम्स दिखा रखे थे मैंने ग्रीन से कलर से, तो ये इसमें भी पाए जाते हैं। अभी मैंने एक दो नाम लिए थे, याद रखना बस एक चीज, आप लोग को ज्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे। ग्लाइऑक्सीजोम, सर इसमें ईआर नहीं है क्या बेटा, इसमें ईआर नहीं है क्या? है बता रहा हूँ। और स्फेरोजोम, ईआर तो ये तो रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो इसमें हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहती है, लेकिन सेल वॉल नहीं होती। तो ये जो रेड कलर का पोर्शन है बेटा, इस बार सिर्फ एक ही है ना, और एक कंपार्टमेंट राइबोसोम बना रहा हूँ, दम ना दिखा रहा हूँ, दिख नहीं रहा देखो राइबोसोम्स, नहीं, देख ध्यान से देख, इतने सारे राइबोसोम्स अभी बताया। कहाँ पहले से ही बन रहे हैं, देख दिख नहीं रहा इतने सारे राइबोसोम्स, ये रहे। ठीक है, वेल मैंने ब्लू से बना दिया बेटा, ब्लू से बना दिया, राइबोसोम होते हैं ब्लू के कलर के। ठीक है, ब्लू से बनाए थे ये। अब चलो मैं यहीं से समझा दूँ, कोई नहीं। अच्छा, ये जो ब्लैक वाले हो गए अगेन, ये कौन से हो गए हमारे पास, राइबोसोम्स। अच्छा, और क्या रह गया हमारे पास, हाँ ये वाली जो लेयर आ गई, ये किसकी आ गई बेटा, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हम जानते हैं, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये रहे, ऐसे जूते लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, तो इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हो गया। और क्या रह गया, ये देखो स्मॉल वैक्यूल। वैक्यूल अगर पाए जाएंगे तो कैसे पाए जाएंगे, हाँ इधर स्मॉल और एब्सेंट। अच्छा, और ये देखो जरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक वाई शेप दिख रहे हैं, ये आपके पास क्या होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। ठीक है, तो ये चीज अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताया है कि आपके पास एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर क्या है। आप फटाफट से इतना जिसको एक्स्ट्रा नोट करना है बुक वगैरह में या फिर कहीं पे तुमने बना रखा है तो नोट कर लो, फिर हम लोग इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम लोगों ने सारी चीजें ये जान ली हैं कि हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है और इनके स्ट्रक्चर दिखते कैसे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे चलने जा रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास साइटोप्लाज्म तो हमारे पास समझ में आ गया था, और साइटोप्लाज्म में हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब देखो बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर की खासियत क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं हमारी जिंदगी में, तो इस बात का अंदाजा लगाने के लिए एनसीईआरटी कहती है जरा वायरस को देखो जरा। फिर हम कहते हैं क्या देखें, तो एनसीईआरटी कहती है कि वायरस को देखो, वायरस के पास खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो ऐसे ही पड़े रहते हैं बेकार से, लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट के अंदर चले जाते हैं, देखिए मेम्ब्रेन बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो कह सकते हो कि हमारी बॉडी में भी जब हमारे पास पूरा मेम्ब्रेन बाउंड चीजें हो जाती हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि बेटा इनके सबके फंक्शंस हमारे पास स्पेसिफिक होते हैं और बहुत अच्छे से फंक्शन दिखाते हैं। तो ये आपके पास एक एडवांटेज होता है जब कोई भी चीज़ क्या होती है मेम्ब्रेन बाउंड होती है, क्योंकि उसे पता है कि भाई मेरे अंदर का जो चीज़ें हैं वो इतनी है और मुझे ये फंक्शन करना है। तो अगर कोई चीज़ मेम्ब्रेन बाउंड ही नहीं होगी तो उसे पता ही ना, कोई भी चीज़ आके मिक्स हो जाएगी, इधर से मिक्स हो जाएगी, इधर से कुछ चली जाएगी, इधर से कुछ चला जाएगा।
तो ये चीज कोऑर्डिनेट नहीं रह पाएगी, राइट। तो मेम्ब्रेन बाउंड चीजों का ये फायदा है कि आपके पास सब चीजों को अपना फंक्शन पता है, ठीक है, और ईच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, जो उसका फंक्शन है वही वो परफॉर्म करता है, ठीक है। और इस चीज को हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म से पाया जाता है। क्या चीज बेटा? डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि आपके पास आपके हर एक सेल को ये पता है कि उसे क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पर। जितने ही मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताए सभी सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूं आज नए टॉपिक से, जिसका नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या है बेटा? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? तो ध्यान से देखिए बेटा, गोल्जी बॉडी कहां गया? ये रहा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और वैक्यूल। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स और वैक्यूल। क्या बोला मैंने? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम आपने किया के बीच में कॉमा क्यों डाला? और वैक्यूल। क्या बेटा? किया के बीच में कॉमा क्यों डाला? अरे गलती से लग गया मेरे लाल। तो ये जो हमारे पास होते हैं 4 स्ट्रक्चर, है ना, कई बार राइबोसोम से रहते हैं। इन चारों को हम लोग क्या बोलते हैं? दे फॉर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब व्हाई आर वी कॉलिंग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? एंड सर, इफ यू हैव चोजन ओनली दिस सिस्टम, दिस 4 सेल ऑर्गेनेल्स एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, देन व्हाई नॉट माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाई नॉट प्लास्टिड? उनको क्यों नहीं ले रहे? अगर आप हमसे ये कहना चाह रहे हो कि हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये 4 मिलके बनाते हैं, तो हम तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इतना बढ़िया काम है। बचपन से लेकर जब भी आगे जाओगे तो एक चीज जरूर याद रखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इस बात तो भूलोगे ही नहीं तुम लोग कभी, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया कितना बढ़िया फंक्शन है। तो व्हाई आर वी नॉट इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड एंड अदर ऑर्गेनेल्स अंडर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? तो बेटा याद रखना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम लोग उन सिस्टम को लेकर चलते हैं जिनके नहीं, मेम्ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेन तो उसमें भी थी, जिनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। यानी कि एक फंक्शन अगर ये परफॉर्म करेगा तो इसके बाद ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा, उसके बाद ये फंक्शन, मतलब यहाँ एक टाइप से टीम है, एक टाइप से समझो टीम है। यानी कि एक फंक्शन परफॉर्म करेगा उसके बाद जस्ट दूसरा वाला ये करेगा। अच्छा मैंने ये कर लिया, क्या बेटा? सिमिलरिटी नहीं, एक के बाद वो काम करेगा फिर इसके बाद ये काम करेगा, एक करेगा, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, डिपेंडेंट होंगे। हाँ, ऑर्डर लाइक अलग है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो whereas the functions of mitochondria and the other cell organelles are not coordinated, ठीक है। करें शुरू। यहाँ पे हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की डेफिनेशन समझ में आ गई आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करता हूँ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस which are found generally near the nucleus। ध्यान सुनिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अधिकतर न्यूक्लियस के पास पाई जाती है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ध्यान सुनिएगा, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम्स आ जाते हैं, अगर राइबोसोम्स आ जाते हैं प्रेजेंट, ये राइट का मतलब है प्रेजेंट, चलो प्रेजेंट ऐसे लिखो। इफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हो जाते हैं और इसीलिए उनका नाम आ जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों के पास यहाँ से नाम आता है। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब आप लोगों के पास क्या आ जाए, राइबोसोम्स आ जाएं, तो वो क्या बोले जाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, समझ में आता है। उसके बाद जो दूसरे हमारे पास आते हैं वो स्मूथ और शाइनी होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या नहीं होते, राइबोसोम्स नहीं होते। और जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे वो हमारे पास कैसे होंगे, स्मूथ। तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया डिफरेंस, स्मूथ और रफ। अब ध्यान से देखो यार, मैंने जब आपका एरो लगाया था, एक चीज ध्यान से देखना मेरी एरो को, यहाँ पर आपको एक भी राइबोसोम इसके ऊपर नहीं लिखेगा, तो मैंने इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा रखा है।
यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से रिमार्क कर रखा है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर भी देखो मैंने यही करा है, इसके ऊपर ब्लैक से मैंने लगा रखे थे, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा रखा था। और जो हमारे पास वाई शेप्ड के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, स्मूथ। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर दो होगा, एक तो वाई शेप्ड होते हैं और दूसरा इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। यस, शेप कुछ ज्यादा ही अलग नहीं है। शेप है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई दिक्कत वाली चीज तो है नहीं। लेकिन शेप अलग है। हाँ, क्योंकि तो काम भी अलग है, अभी हम लोग काम भी समझेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके काम तो काफी ज्यादा आपको आसानी से आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे और एसईआर के मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो एसईआर के मेजरली जो काम है वो किसमें आते हैं बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लिपिड्स और प्रोटीन सिंथेसिस। किसमें आता है बेटा, लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस। अब आप लोगों को अगर याद हो तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो किस किस चीज की बनी हुई थी, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई थी। याद है जब मैंने आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो जो हमारे पास लिपिड्स और प्रोटीन्स है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उसको कौन बना रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हमारी मेम्ब्रेन बना रहा है। मेम्ब्रेन को बनाने की प्रोसेस क्या कही जाती है बेटा, मेम्ब्रेन को बनाना, यानी कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, ये जो स्ट्रक्चर दो हैं, ये मैं बताना भूल गया, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता जनरली। वैसे तो छोड़ ही दो, डिटेल में है। अब क्या करोगे कि जो हमारे पास साइटोस्केलेटन बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। टफ होते हैं, ठीक है। अभी दो टाइप के होते हैं, एक हॉलो रहते हैं, एक सॉलिड रहते हैं, उतना डिटेल में नहीं जाना। बस साइटोस्केलेटन अगर वर्ड आ जाए तो याद रखना, ये हमारे पास ये जो ग्रीन से ये बना रहा देख रहा था, तो इस पर लेबलिंग नहीं हो रखी थी। तो ये साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन ये भी किसमें पाया जाता है जनरली, एनिमल सेल में। नहीं, बोन्स में नहीं पूछ रहा, क्या बोल रहे हो आप, बोन्स के किसी भी सेल में, एनिमल सेल के जहाँ पे आपको सपोर्ट वगैरह की फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे हेल्प करता है, क्योंकि ये बने होते हैं, हाँ छोटे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें कोई। अरे ये तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेटा, ये तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ये तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो इतने से नेकेड आई से दिखते भी नहीं है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये वो है। अच्छा, और इसके अलावा जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपकी ड्रग्स का मतलब वो नहीं, वो वाले ड्रग्स नहीं, जो हम लोग दवाइयाँ खाते हैं उनको भी ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करने में, यानी कि आपके पास क्या होता है कि डिटॉक्सिफाई भी तो करना पड़ता है ना, टॉक्सिसिटी ज़्यादा फैल जाएगी, उसमें कौन हेल्प करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही आपकी हेल्प करता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चीज़ें और ही बनाता है ना, और ये इसके साथ क्लोज एसोसिएशन में कौन होते हैं, गोल्जी बॉडी। देखो गोल्जी बॉडी का जो नाम दिया था वो किसने दिया था बेटा, कैमिलियो गोल्जी। किसने दिया था, कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये देखा था, है ना, और बताते हैं नर्व सेल में ये देखा था, ऑफ अ बार्न आउल कैट, है ना, उसमें देखा था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारे पास गोल्जी बॉडी होती है, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी में। अब आपके पास आगे जो स्ट्रक्चर आता है वो हमारे पास किसका आता है, गोल्जी बॉडी का। यहाँ पे कहीं एटीपी का भी यूज होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा, जब माइटोकॉन्ड्रिया आएगा मैं आपको एटीपी सारा समझा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब जो हमारे पास गोल्जी बॉडी होती है, इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि गोल्जी बॉडी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही रहती है। ऐसा क्यों, एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे पास हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना बेटा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ही अपनी चीजें बना देता है, वो ट्रांसफर कर देता है किसको, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी हमारे पास ऐसे एक दूसरे के पैरेलल स्टैक्स में रहती हैं। गोल्जी बॉडी आप देख पा रहे हो ऐसे एक दूसरे के पैरेलल स्टैक्स में रहती है ना। और ये जो एक स्ट्रक्चर होता है, इनको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्न।
क्या बोलते हैं, सिस्टर्न। ये हमारे पास पैकिंग और मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन तीनों चीजों का काम करती हैं। गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन पैकिंग, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एज वेल। अब आपके पास एक्चुअल में ये जो फेस है, ये वाला फेस ये होता है कॉन्वेक्स, और ये ऊपर वाला ये आता है कॉनकेव। एक्चुअल में इनके बारे में डिटेल हम लोग आगे की क्लास में जानेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ऐसे ही दो फेस को हम बोलते हैं सिस फेस और ट्रांस फेस। क्या फेस बोलते हैं, तो इसको सिस और ट्रांस फेस बोलते हैं। एक्चुअल में जो हमारे पास सिस और ट्रांस फेस है, इसमें यही है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कोई दूसरा नाम अगर पूछा जाए क्या है, वो सिस और ट्रांस फेस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे तो आपका मान के चलो मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर जाना है तो किस फेस से जाएगा, ट्रांस फेस से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडिफाई हुआ, स्टोर कर लिया और फिर आगे पहुंचा देता है। तो ये हमारे पास एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, और इसी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक रहते हैं कि दे हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉर्म्ड सब्सटेंसेस एज वेल। तो यहाँ पर हमारे पास गोल्जी बॉडी का फंक्शन ये समझ में आता है, क्या, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तीन फंक्शन क्लियर हो गए इसके। पैकेजिंग में बिल्कुल, पैकेजिंग में भी हेल्प करते हैं बेटा। इसके अलावा ये भी पाया गया है कि हमारे पास हमारी जो गोल्जी बॉडी है, दे ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। आप लोगों को लाइसोसोम्स दिख रहे थे, लाइसोसोम दिखाए थे मैंने, जो लाइसोसोम्स का सुसाइडल बैग्स होते हैं। लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे तो और उसे जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो हमारे पास क्या है, गोल्जी बॉडी है। तो गोल्जी बॉडी में हमारे पास जो चीजें आती है, क्या आती हैं, दे ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। मेरे को एक एनसीईआरटी दे दो, मैं अभी गोल्जी बॉडी पे ही रुकूंगा। क्या यहाँ तक कोई चीज ऐसी है जो मैंने छोड़ दी हो? गोल्जी एपरेटस constitute the complex cellular membrane system, storage, modification, packing। एपरेटस तो बॉडी एक ही है ना? हाँ, गोल्जी बॉडी बोल लो, गोल्जी एपरेटस बोल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन, ये आपको बता दिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एसईआर फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स बनाता है। जी हाँ, ये सारी चीजें हमारे पास हो गई हैं। अच्छा, ये चीजें एक रह गई। वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो बिल्कुल सही है। दिक्कत क्या है, देखो, न्यूक्लियस के आसपास सबसे स्ट्रक्चर हमारे पास जो क्लोज है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस से जो भी स्ट्रक्चर आएगा उससे पहले यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ जाएगा। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में जो चीजें एक्सचेंज करने में मदद करता है वो सेल ऑर्गेनेल हमारे पास कौन सा हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इस लाइन का स्टेटमेंट का मतलब था, ठीक है। तो मैं ये चीज देख रहा हूँ कि कोई चीज रह तो नहीं गई है। लीवर सेल में वर्टिब्रेट्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। लीवर सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, डिटॉक्सिफाइंग द ड्रग्स, ये हम लोग चीजें देख चुके हैं, ठीक है। एक आपके पास मतलब वो डिटॉक्सिफाई करते करते खराब हो जाता है। हाँ एक्सेसिव हो जाता है, बिल्कुल, एक्सेसिव हो जाता है, तो वो तो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, तो मेम्ब्रेन चलता रहता है। बायोजेनेसिस तो चीजों की चलती रहती है, ठीक है। लीवर फिर खराब क्यों हो जाता है ड्रग? नहीं, ऐसा नहीं होता। लीवर जो खराब होता है वो फैटी लीवर और भी बहुत सारे कारण है ना। लीवर सिरोसिस, दारू पी लो ज्यादा तो दिक्कत हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपका लीवर है बिल्कुल ऐसा रहता है, मस्त बाइलोब्स है ना। तो ये जो लीवर है, अब इसमें आपके पास नॉर्मल बिल्कुल ऐसे स्मूथ रहेगा। अब आपने क्या करा, दारू ज्यादा पी ली या ड्रग्स ज्यादा ले रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लीवर खराब हो जाता है, तो इसके ऊपर ऐसे वो जम जाते हैं बेटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीवर सिरोसिस। तो ये फंक्शन में दिक्कतें कर देता है, है ना। और बाकी तो डिटेल जब आप मेडिकल में जाओगे वहां पढ़ोगे इसके बारे में पूरा, ठीक है। तो ये डिटॉक्सिफाई करने में कौन मदद करता है इस चीज की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे लिटिल कैमिलो गोल्जी के बारे में एक लाइन दे रखी है। गोल्जी बॉडी जो उन्होंने निकाली थी वो कैसे निकाला था, ब्लैक स्टेन की मदद से निकाला था। इसमें क्या किया था उन्होंने, वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि जो हमारे पास ब्लैक रिएक्शन थी उसमें क्या किया था उन्होंने,
क्या यूज किया था? कैमिलियो गोल्जी। हाँ, अजीब सी नहीं है, दिख तो रही है, साफ साफ दिख रही है बेटा, इतना अच्छा तो काम करा था इन्होंने, हैं? इसकी बुक में दिख रही है, मेरी बुक में देखना जरा। नहीं, बढ़िया आ रही है। सर देखो तो सही। अब आपके में नहीं आ रही, बाकी सब में तो है। ठीक है, नहीं दिख रही? अच्छा, तो जो है सुनो ध्यान से, इन्होंने जो यूज किया था एज अ डेंस मीट, जो जैसे मैंने आपको बताया था स्टेन किसकी मदद से करते हैं, हर चीज का अलग था। तो यहाँ पे इन्होंने जिसको स्टेन क्या दे रखा है, स्टेन इंडिविजुअल नर्व सेल एंड सेल स्ट्रक्चर, दिस मेथड यूजेस द ब्लैक रिएक्शन और इट यूजेस वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। देखो मैंने आप लोगों को 2-3 चीजें पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ एक बार। हम लोगों ने जब न्यूक्लियस वगैरह देखना था तो हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया था? सेफ्रेनिन का किया था या फिर मिथाइलिन ब्लू का किया था, राइट। मैंने आपको बताया था कि आपके पास एजी गोल्जी बॉडी, यहाँ पे हमारे पास देखो AgNO3 का मेथड दे रखा है, देखो सिल्वर नाइट्रेट दे रखा है नीचे, देखो दिस मेथड इज द वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन ट्रेसिंग द प्रोसेस एंड मोस्ट डेलिकेट रेमिफिकेशन ऑफ द सेल। ठीक है, तो यहाँ पर इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो ये जो आपके पास गोल्जी बॉडी है, ये किसके से स्टेन होती हैं? सिल्वर नाइट्रेट से। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया का अगर पूछा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? जेनस ग्रीन बी स्टेन। माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए इसका यूज करना पड़ता है। तो देयर आर डिफरेंट स्टेन जिनको हम लोग यूज करके डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को देखेंगे, वो सब चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे देखते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारे पास लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और सेल डिवीजन, ये हम लोग सारा अगली क्लास में ही पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर है? आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।